नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। टीजीटी पीजीटी 2016 का इंटरव्यू जो होने वाला है उसके लिए हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं और ये चौथा वीडियो है हिंदी टीजीटी का, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा, यानी सवाल हम ही करते हैं और जवाब भी। लेकिन उससे पहले जो सवाल रहता है उसके कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना रहता है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर अगले दिन हम उसका जवाब देते हैं। तो चलिए उसमें हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो का जो सवाल था उसमें क्या पूछा गया था, इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए देखिए, पिछले वीडियो का पहला प्रश्न, कलाधर किस कवि का उपनाम है? तो कलाधर जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। किसका? जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। जो छायावाद के प्रवर्तक हैं और छायावाद का समय 1918 से 1936 है। इनका जन्म 1889 से 1937 तक है। ये छायावाद के बृहत्तरई में आते हैं। अब दूसरा प्रश्न था, यण संधि की परिभाषा बताइए। तो यण संधि की परिभाषा करा जब छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आए, आसमान ऊपर से नहीं, असमान यानी भिन्न स्वर आए, तब वहाँ ई का या ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। जैसे प्रत्येक प्रधन एक ई के बाद या। चलिए देखिए अगला है, निपात किसे कहते हैं? तो निपात ऐसे अव्यय है जो किसी शब्द के बाद लगकर उसमें विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं, उसी को हम निपात कहते हैं। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता है, शुद्ध अव्यय नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए, मुझे केवल 20 रुपये चाहिए या मुझे मात्र 20 रुपये दे दो, तब आपसे यह पूछा जाएगा इसमें कौन निपात है, इसमें कौन सा शब्द निपात लगा है। इसमें जो मात्र है वही क्या है? निपात का काम कर रहा है। यानी जब किसी वाक्य में शब्द पर विशेष जोर दिया जाए, बल दिया जाए, उसी को निपात कहते हैं। अब देखो किस पर जोर दिया रहा, मात्र। वहाँ मात्र लगाने की जरूरत नहीं थी, मात्र लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर कहते मुझे 20 रुपये चाहिए, तो वहाँ केवल लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ कल राम भी दिल्ली जाएगा, तो यहाँ कौन सा निपात है? भी। अगर कहते मेरे साथ कल राम दिल्ली जाएगा, लेकिन विशेष करके बल दिया जा रहा है, राम भी दिल्ली जाएगा। अगला प्रश्न है, बलराम का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बलराम का पर्यायवाची शब्द, बलराम का हो जाएगा बलदेव, हलधर, मूसली। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बलराम की पर्यायवाची हैं। फिर अगला था, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और सबसे पहले जो रिपोर्ताज लिखा गया वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लक्ष्मी पूरा नाम से लिखा गया, जो रूपा पत्रिका में निकली। फिर अगला प्रश्न आता है, बोली और भाषा में अंतर बताइए। तो ये तो बहुत आसान है। बोली जो है सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषा जो है पूरे व्याप्त क्षेत्रों में यानी पूरे देश में बोली जाती है। अगला है, वियोग श्रृंगार के अंदर कितने काम दशाओं का वर्णन होता है? तो वियोग श्रृंगार के अंदर 10 काम दशाओं का वर्णन होता है। कितने काम दशाओं का? 10 काम दशाओं का वर्णन होता है।
श्रृंगार दो प्रकार के, संयोग और वियोग। अगला है बिहारी लाल किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी लाल किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी लाल जो हैं ये थे निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, जिसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। बिहारी लाल हैं, तुलसीदास हैं, ये सब किसमें है? निम्बार्क संप्रदाय में। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? इनका जो इतिहास है 1929 में प्रकाशित हुआ। कब? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने ही सभी काल का विभाजन किया है। आदिकाल का समय माना है 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 और रीत काल का 1700 से 1900 और आदिकाल का जिसको गद्य काल कहे हैं 1900 से 1984 तक। आदिकाल को वीर गाथा काल कहे हैं, फिर और इसके बाद रीत काल को रीत काल कहे हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहे हैं। लास्ट प्रश्न है गोदान उपन्यास के पात्रों का नाम बताइए। तो गोदान उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, जैसे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, खन्ना, दाता दीन, मालती, मेहता, राय साहब, गंडा सिंह, बहुत पात्र हैं, लेकिन आपको 2-3 ही बताना है। तो आज का ये कल का प्रश्न था, तो लगभग सभी प्रश्न हो गए हैं। अब देख लेते हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। पहला प्रश्न है किस बोली का दूसरा नाम खल्लवाटी है? क्या नाम है? किस बोली का दूसरा नाम खल्लवाटी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। फिर अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक का समय क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक का समय क्या? आपको समय बताना है कि ये कब प्रकाशित हुआ है, मतलब कब लिखा गया है और किसका है। तीसरा है साकेत महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला है? आपको बताना है साकेत महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद साकेत जान रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का है, 1931 में लिखा गया है। अब अगला है किस काल को गद्य काल कहा जाता है? अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग तुरंत बता देंगे किस काल को गद्य काल कहा जाता है। फिर पांचवें नंबर पर अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? तो आप लोग जान रहे हैं तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, लेकिन आपको बताना किस तार सप्तक के कवि हैं। जो पहला तार सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79 में आया। छठवां प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के 2 पात्रों के नाम बताइए। झूठा सच उपन्यास के 2 पात्रों के नाम बताना। कम से कम 2 पात्र है, बाकी आपको अगर ज़्यादा याद है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये नहीं कोई रिएक्शन कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर 7वें नंबर पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है। जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है, स्पष्ट करना है। 8वें नंबर पर है भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? तो भ्रमर गीत सूरदास का है जो सूरसागर में संकलित है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कितने पद है, क्योंकि आपको बताना है। आपको बताए थे सूरसागर में 4,936 पद थे, लेकिन भ्रमर गीत में बताना आपको। 9वें नंबर पर रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। रूपक अलंकार के परिभाषा एवं उदाहरण दोनों बताना आपको। फिर आज का लास्ट प्रश्न है वाक्य के कितने अनिवार्य तथ्य होते हैं? तो आपको बताना है वाक्य के कितने अनिवार्य तथ्य होते हैं। तो ये रहा आज का 10 प्रश्न।
और ये सभी प्रश्नों के जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।